रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट 2 टॉपिक्स में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस करते आ रहे हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने का फ़ायदा क्या है, क्यों हम मालूम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 लिहाज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत है। पहली अहमियत तो ये है कि इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी मदद से हम रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, कि जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है हद, कि किस हद तक रिएक्शन टेक प्लेस हो चुका है, कितना रिएक्शन हो चुका है। कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से ये बताएंगे कि इस टाइम पे कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या इस वक्त रिएक्शन के अंदर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं या अभी मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं हुए और रिएक्शन के अंदर अभी रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। तो ये 2 लिहाज से इम्पॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि हम इसकी मदद से रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और इसकी मदद से हम रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से किस तरीके से हम रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 2HI, और इसके लिए हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, उसकी वैल्यू है 57 और ये रिएक्शन हमने 700 केल्विन के ऊपर किया है। H2 और I2 का जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, अगर ये रिएक्शन 700 केल्विन पर किया जाए तो इसके लिए जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो आती है हमारे पास 57। ये इस रिएक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है। अब हम एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सपोज यही रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, H2 और I2 को दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या वो रिवर्स रिएक्शन के अंदर जा रहा है। तो हम जिस पर्टिकुलर टाइम के अंदर डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं उस टाइम के अंदर हम इन सब की जो कंसंट्रेशन है वो चेक करेंगे। उस वक्त जिस टाइम में हम डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं उस वक्त, उस टाइम के अंदर इस वक्त H2 I2
और HI की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि हम उस टाइम में इनके सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे, उन सैंपल कलेक्ट करके हम इनकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और जो कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी उसको हम जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर इन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उस आंसर को हम जो ऑलरेडी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद फिर हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन देंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन हमने किसी ख़ास टाइम के ऊपर ली कि सपोज़ जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाती है, जो H2 है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आ गई 0.10 मोल DM3। जो आयोडीन है इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई 0.20 मोल DM-3, जबकि जो HI है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई 0.40 DM-3। तो जिस ख़ास टाइम के अंदर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं उस ख़ास टाइम के अंदर जो हमने सैंपल कलेक्ट किया उस सैंपल में उस वक़्त जो कंसंट्रेशन है वो हमने यहाँ पर राइट कर ली। अब ये जो कंसंट्रेशन सिंबल के साथ हमने स्मॉल t राइट किया है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट t। ये इंडिकेट कर रहा है एट पर्टिकुलर मोमेंट, एट पर्टिकुलर टाइम, कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर हमने इसमें से सैंपल्स की कलेक्शन की है। तो वो कोई भी टाइम हो सकता है जिस टाइम के अंदर हम ये कलेक्शन करेंगे सैंपल्स की, वो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ। अब ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं, इन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को हम जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। Kc के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो आपको मालूम है किस तरीके से बनता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम न्यूमरेटर में राइट करते हैं। जो HI जो है इसकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आ जाएगी और इसके साथ जो कोफिशिएंट है 2 वो इसकी पावर बन जाएगा। रिएक्टेंट्स जो हैं उनको हम डिनोमिनेटर में राइट करते हैं और उनके दरमियान जो है वो प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें तो HI की जो वैल्यू है वो है 0.40, हाइड्रोजन है 0.10 और जो आयोडीन है वो है 0.20। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 8। अब Kc का आंसर आ गया हमारे पास 8। इसके साथ हम कोई यूनिट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके रीज़न को चेक किया था कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो फिर Kc का जो आंसर आएगा, Kc की जो वैल्यू होगी उसके साथ यूनिट को राइट नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास Kc का आंसर आ गया 8 उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिस टाइम के अंदर हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि इस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। अब ये जो हमारे पास Kc का आंसर आया है 8, यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि जब हम कोई सैंपल लेकर Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम से पहले तो फिर आपने Kc यूज़ नहीं करना बल्कि आपने वहाँ पर Qc यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम के लिए हम यूज़ करते हैं Kc, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट किया कि इस रिएक्शन के लिए 700 केल्विन के ऊपर जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन Kc है उसकी वैल्यू 57 है।
ये पहले मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने इससे पहले के सी की इक्वेशन डिराइव की है, इसलिए मैंने यहाँ पर के सी राइट किया था। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब हम कोई सैंपल ड्रॉ करके किसी ख़ास टाइम के अंदर हम के सी की वैल्यू मालूम करना चाहें तो उस वक़्त फिर हम राइट करेंगे क्यू सी, और ये जो क्यू सी है ये जो है ये कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। इस क्यू सी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। ये क्यू सी जो है ये कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। अब ये जो हमारे पास क्यू सी की वैल्यू आ गई 8, इस क्यू सी की वैल्यू को हम इस के सी की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ये है असल पॉइंट कि जो उस ख़ास टाइम के ऊपर हमारी क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी, उस क्यू सी की वैल्यू को के सी के साथ हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके हम देखेंगे अगर तो क्यू सी की वैल्यू इस के सी की वैल्यू से लेस है तो फिर हम ये कहेंगे कि इस वक्त इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से कम आएगी तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त रिएक्शन जो है वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू जो है वो के सी से ज़्यादा आए तो इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू के इक्वल आए तो ये इंडिकेट करेगा कि इस वक्त रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, क्योंकि वो टाइम जिसमें हमने ये सैंपल्स कलेक्ट किए उस वक्त रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो ये हमारे पास 3 केस हैं कि क्यू सी की वैल्यू से हम ये बताते हैं अगर इफ़ क्यू सी, अगर जो क्यू सी है इसकी वैल्यू लेस हो के सी से, एक ये केस है। फिर एक केस है इफ़ क्यू सी ग्रेटर देन के सी, और एक केस है इफ़ क्यू सी इक्वल टू के सी। जो क्यू सी का आंसर आएगा उससे हम ये 3 कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं कि क्यू सी की वैल्यू या तो के सी की वैल्यू से लेस होगी या के सी से वैल्यू से ग्रेटर होगी, और या क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू के इक्वल होगी। अगर तो क्यू सी की वैल्यू के सी से लेस है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि इस वक्त रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से ग्रेटर होगी तो हम कहेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। और अगर क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से इक्वल होगी तो फिर हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो हैं वो इक्वल रेट के ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त रेट जो है वो इक्वल है। तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से हम रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी ख़ास टाइम के अंदर। उसके 3 केस है हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शन है
उसकी एक्सटेंट के बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वक्त किस हद तक रिएक्शन जो है वो हो चुका है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए हम के सी की वैल्यू जो है उसको हम पहले फाइंड करेंगे। तो उसके भी हमारे पास 3 केस होंगे। तो पहला केस उसके अंदर क्या है कि लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, कि जो के सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा केस जो है हमारे पास होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी, और जो तीसरा केस है वो हमारे पास होगा कि के सी की वैल्यू जो है वो नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज वैल्यू ऑफ के सी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हम के सी की वैल्यू किसी ख़ास टाइम के अंदर, जिस टाइम के अंदर हम रिएक्शन के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, उस ख़ास टाइम के अंदर हम के सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस के सी की वैल्यू को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो चुका है। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए अगर हम के सी की वैल्यू किसी ख़ास टाइम के अंदर मालूम करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास के सी की 2.2 × 10⁻²2। अब ये जो वैल्यू है के सी, इसकी पावर क्या आ रही है 22। इट मीन कि जो के सी की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त जो रिएक्शन है उसके अंदर मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं वो इस वक्त ना होने के बराबर हैं। तो जब लार्ज वैल्यू ऑफ के सी हो तो लार्ज वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोडक्ट्स, तो इस वक्त रिएक्शन के अंदर सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो इस के सी की वैल्यू, इसकी लार्ज वैल्यू से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त रिएक्शन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन की अमाउंट जो है वो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, यानी कि रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा केस हमारे पास, अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू आए के सी की, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है अमोनिया का कि 2NH3 N2 प्लस 3H2। इसके लिए अगर हम के सी की वैल्यू फाइंड करें तो उसका आंसर आता है 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ अब ये जो के सी का आंसर ये -9 में आ रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि के सी की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है। तो जब के सी की वैल्यू स्मॉल हो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल आर रिएक्टेंट्स,
इस वक्त उस रिएक्शन के अंदर अभी सब के सब रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो अभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, जबकि सब के सब अभी रिएक्टेंट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। अब तीसरा केस है कि ना तो KC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा लार्ज है और ना KC की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। उसके ज़रिए हमारे पास एक्सप्रेशन है N2O4 और 2NO2। इसके लिए जो KC की वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास आती है 0.211। अब इसके अंदर ना 10 की पावर ज़्यादा माइनस में जा रही है, ना ज़्यादा प्लस में जा रही है, तो ये वैल्यू जो है वो एक सेंटर में आ रही है। ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, और ना वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है KC की ये कंपेयरेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन के अंदर ना ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में कंपेयरेबल है और रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के करीब है। तो ये था किस तरीके से हम रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं कि इस वक्त किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। एक था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि ये बताना कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड या रिवर्स, और एक है एक्सटेंट कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये हमें मालूम हुआ कि फर्स्ट केस के अंदर जब लार्ज वैल्यू है तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स नहीं हैं, और जब KC की वैल्यू स्मॉल है तो सारे के सारे जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं। और जब ना बड़ी वैल्यू हो ज़्यादा और ना स्मॉल वैल्यू हो तो उस वक्त कंपेरेबल वैल्यूज़ हैं, रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और उतनी ही मिकदार में प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर पेज नंबर 12 जहाँ पे आपकी हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ से लेकर पेज नंबर 14 की फर्स्ट 2 लाइन जहाँ तक इसका आंसर है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो स्टार्ट की 2 लाइन इसका आंसर है। फिर हाउ कैन यू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की भी फर्स्ट 2 लाइन में इसका आंसर है। इसके अलावा रिएक्शन कोशेंट QC की क्या अहमियत है, तो रिएक्शन कोशेंट यूज़फुल क्यों है कि उसकी वैल्यू को कंपेयर करके हम ये प्रेडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ KC का शॉर्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू KC नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज इसका शॉर्ट है, QC की वैल्यू लेस हो KC से उसका शॉर्ट है, QC की वैल्यू ग्रेटर हो KC से उसका शॉर्ट है, QC की वैल्यू KC के इक्वल हो, इसका भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। थैंक यू।